हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है यहाँ पे कवर करने वाले हैं अपने डीसीएन या फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स के वाइवा क्वेश्चंस के पार्ट 2 को, जिसमें मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन जो है वो ओएसआई रेफरेंस मॉडल के ऊपर छोड़ दिया था, जो कि हम बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो के अंदर शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है हमारा वो ये था कि व्हाट इज ओएसआई रेफरेंस मॉडल। ओएसआई रेफरेंस मॉडल हमारा क्या होता है, उसके लेयर्स के बारे में हमको बताना है, उसके लेयर्स को थोड़ा सा एक एक लाइन में ब्रीफ करना है, और क्यों हम ओएसआई रेफरेंस मॉडल के स्टैंडर्ड को 802.xx बोलते हैं। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते डायरेक्टली शुरू करते हैं हम। ओएसआई रेफरेंस मॉडल हमारा क्या है, जैसे कि हमको नाम से ही क्लियर है कि ये एक रेफरेंस मॉडल है। ठीक है, ओएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, बेसिकली ये रेफरेंस मॉडल हमको गाइड करता है या हमको एक रेफरेंस प्रोवाइड करता है कि कैसे दो एप्लीकेशंस को आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए एक नेटवर्किंग सिस्टम के अंदर। बस ओएसआई रेफरेंस मॉडल हमारा यही इतना सा गाइडेंस का काम करता है कि इसके अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिसको फॉलो करके अगर दो एप्लीकेशंस कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो कम्युनिकेट कर पाएंगे एक नेटवर्किंग सिस्टम के अंदर। बाकी अब हमको बताना है कि ओएसआई रेफरेंस मॉडल के अंदर कितने लेयर्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं। तो ओएसआई रेफरेंस मॉडल के अंदर हमारे पास टोटल 7 लेयर्स होते हैं, जो कि हमारा शुरू होता है। बेसिकली यहाँ पे अगर आपको लेयर्स बतानी है तो आप बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करते हो, मतलब कि सबसे जो आखिरी वाली लेयर होती है हम उसको लेयर 1 बोलते हैं, फिर उसके ऊपर वाली लेयर को हम लेयर 2 बोलते हैं, फिर उसके ऊपर वाली लेयर को हम लेयर 3 बोलते हैं। तो इसके अंदर बॉटम अप अप्रोच को हमको फॉलो करा जाता है। तो हमारी जो सबसे पहली लेयर होती है जिसको हम फिजिकल लेयर बोलते हैं, जिसको या फिर हम लेयर 1 भी बोलते हैं। जो अगली लेयर होती है वो हमारी डेटा लिंक लेयर होती है, जिसको हम लेयर 2 भी बोलते हैं। जो थर्ड लेयर होती है वो हमारी नेटवर्क लेयर होती है, लेयर 3 जिसको बोलते हैं। जो हमारी फोर्थ लेयर होती है वो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, जिसको हम लेयर 4 बोलते हैं। जो अगली लेयर होती है वो हमारी सेशन लेयर होती है, जिसको हम लेयर 5 बोलते हैं। उसकी अगली लेयर जो होती है वो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर होती है, जिसको हम लेयर 6 बोलते हैं। और जो लास्ट लेयर होती है जो कि हमारी एप्लीकेशन लेयर होती है, उसको हम लेयर 7 बोलते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में ब्रीफ भी हम समझ लेते हैं कि इन सारे लेयर्स का इंडिविजुअली वर्क क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली जो लेयर होती है हमारी फिजिकल लेयर होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे दोनों का यहाँ पे जो हर एक लेयर का मैं दोनों पर्सपेक्टिव से आपको रोल बताऊंगा कि एक सेंडर के साइड पे इस वाली लेयर का क्या रोल होता है और एक रिसीवर की साइड पे इस लेयर का क्या रोल होता है। तो सबसे पहली लेयर जो हम फिजिकल लेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम लेयर 1 भी बोलते हैं। अगर हम सेंडर साइड से बात करें तो सेंडर साइड से इस लेयर का काम क्या होता है कि जो भी इस पर्टिकुलर लेयर के पास डेटा उठ के आता है, अल्टीमेटली फिजिकल लेयर तक पहुंचते पहुंचते जितना भी हमारा डेटा होता है वो बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होता है ऑलरेडी। ठीक है, तो मतलब कि हमारा फिजिकल लेयर के पास जो डेटा वो 0s और 1 की फॉर्म में आता है। ठीक है, तो फिजिकल लेयर का काम इतना सा होता है कि इसको डिटेक्ट करना होता है कि वो जो भी बिट्स इसके पास आया है, जो भी डेटा इसके पास आया है, इसको या तो वायर्ड मीडियम के थ्रू भेजना होगा या तो वायरलेस मीडियम के थ्रू भेजना होगा। वायर्ड मीडियम के थ्रू या तो वो केबल्स की फॉर्म में भेज सकता है, या तो ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गई या फिर हमारी शील्डेड पेयर केबल होगी, जो भी हमारी केबल हो। तो उस केस में फिर फिजिकल लेयर का काम क्या होगा कि अगर तो वायर्ड मीडियम के थ्रू भेजना है तो ये क्या करेगा, उन सारे जितने भी डेटा और जो बिट्स हैं उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा ताकि वो वायर के थ्रू हमारे ट्रांसफर हो जाए। लेकिन अगर इसको वायरलेस मीडियम के थ्रू अपने डेटा को भेजना होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट करेगा ताकि वेव्स की फॉर्म में वाईफाई या फिर ब्लूटूथ के थ्रू जो हमारा डेटा जो है वो ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, ये तो था हमारा सेंडर की साइड से। रिसीवर की साइड में यही काम इसका उल्टा हो जाता है। ये क्या करता है कि अगर हमारा वायरलेस के थ्रू आ रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ये रिसीव करता है, और अगर वायर्ड के थ्रू आ रहा है तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करता है और उन सिग्नल्स या फिर वेव्स को ये कन्वर्ट करता है वापस से बिट्स की फॉर्म में। ठीक है, तो सेंटर की साइड से भी मैंने बता दिया, रिसीवर की साइड से भी मैंने बता दिया कि हमारे लेयर के अंदर क्या काम होता है। उसके बाद अगली लेयर आ जाती है हमारी डेटा लिंक लेयर, जिसको हम लेयर 2 भी बोलते हैं। एक्चुअली इस लेयर के अंदर क्या होता है कि इस लेयर के अंदर जितना भी डेटा पैकेट इसके पास रिसीव हो रहा होता है, इसका काम क्या होता है कि उन डेटा पैकेट्स के अंदर उस डेटा पैकेट्स को बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि फिजिकल लेयर, हर लेयर का अपना अलग अलग काम होता है। तो फिजिकल लेयर के पास जो है वो जो बिट्स में कन्वर्टेड हुआ डेटा आता है वो एक्चुअली में डेटा लिंक लेयर का काम होता है। डेटा लिंक लेयर बिट्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है और जो भी वो कन्वर्टेड डेटा होता है वो फिजिकल लेयर को एज इट इज पास कर देता है। फिर फिजिकल लेयर उसको वेव्स की फॉर्म में या इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में भेज देता है आगे। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर का काम क्या होता है कि वो बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, या फिर मतलब अगर हम बोले तो एनकोडिंग कर देता है वो बिट्स की फॉर्म में। और साथ ही साथ इसके और भी 2 से 3 रोल होते हैं। एक तो ये कि ये एरर वगैरह, अगर एरर कंट्रोल और एरर डिटेक्शन का जितना भी हमारा ठेका होता है वो इसी लेयर का होता है कि अगर बाय चांस हमारा डेटा ट्रांसफर करते टाइम बीच में मैसेज के अंदर कोई एरर आ गया तो उसको किस तरीके से डिटेक्ट करा जाए या उसको किस तरीके से ठीक करा जाए।
तो उससे रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन होता है वो एक्स्ट्रा डेटा के अंदर ऐड करके ये ही वाला लेयर जो है वो हमारा देता है, ठीक है। और दूसरा इस वाले यही वाला लेयर एक तो ये वाला चीज करता है एरर डिटेक्शन, प्लस ये फ्लो कंट्रोल वगैरह को भी देखता है, प्लस ये क्या करता है मैक एड्रेस जो है वो अपने मैसेज के अंदर एक्स्ट्रा ऐड कर देता है, ठीक है। तो ये नोड टू नोड कन्वर्सेशन हमारे करने के लिए ये वाला लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा पर्टिकुलर लेयर जो है वो आपके मैक एड्रेस को ऐड करता है आपने आपके मैसेज के साथ, वो हमारा, अगर हम OSI रेफरेंस मॉडल के अंदर बात करते हैं तो वो हमारा डेटा लिंक लेयर होता है, ठीक है। यही हमारे लेयर TCP IP जब हम आगे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस पड़ जाएगा लेयर्स के अंदर, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, अभी इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। अगली लेयर पे चलते हैं जो कि होता है हमारा नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जिसको हम लेयर 3 भी बोलते हैं। बेसिकली ये क्या करता है, जो भी इसके पास डेटा आ रहा होता है इसके अंदर ये IP एड्रेस वगैरह को फॉर्म करता है, और ये जनरली क्या करता है कि पैकेट्स के फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जब हमारे पास लेयर नंबर 2 के पास जो कि हमारा डेटा लिंक लेयर होता है, उस केस में क्या होता है कि जो हमारा ऊपर से पैकेट उठ के आता है उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम डाल देते हैं तो वो हमारा एक फ्रेम बन जाता है, ठीक है। मतलब कि जो भी हमारा ओरिजिनल डेटा जो भी एप्लीकेशन ने जनरेट करा है वो जैसे जैसे नीचे लेयर्स में आता रहता है, एक्स्ट्रा चीजें इसके अंदर जुड़ती रहती है और वो एक नए नए टर्म में कन्वर्ट होता रहता है। मतलब कि जो सबसे पहले ऊपर से हमारा ओरिजिनल डेटा आता है उसके अंदर जो भी चीजें ऐड होती है तब वो सेगमेंट कहलाता है। फिर उसके नीचे जब हमारे पास नेटवर्क लेयर मतलब थर्ड लेयर में जब आता है तब उसके अंदर IP एड्रेस वगैरह उसके अंदर ऐड हो जाता है। फिर उसके अंदर वो हमारा पैकेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम उसके अंदर मैक एड्रेस को डाल देते हैं, तो मैक एड्रेस डालने के बाद वो हमारा फ्रेम कहलाता है। फिर उसके बाद फिर हम उसको बिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर वो हमारा ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो हम नेटवर्क लेयर की बात करते हैं तो नेटवर्क लेयर के अंदर हमारा जनरली बेसिक हम क्या करते हैं कि उस केस में एक तो हमारा पैकेट्स के अंदर कन्वर्ट होता है डेटा, ठीक है। और हर पैकेट को हम डेटाग्राम बोलते हैं, मतलब वेरिएबल लेंथ हमारी हर पैकेट की लेंथ वेरी कर सकते हैं, किसी की लंबी होगी किसी की छोटी होगी, और इस जनरली हम डेटाग्राम्स बोलते हैं इस केस में, ठीक है। और प्लस हमारा IP एड्रेस इसी लेयर पे ऐड होता है। और उसके बाद हमारी अगली लेयर आ जाती है। अगली लेयर होती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है कि ये बेसिकली हमारे को एक तो सक्सेसफुल डेटा ट्रांसमिशन हमारा प्रोसेस टू प्रोसेस, मतलब कि हमारा जो अगर हम बात करें इंडिविजुअली लेयर की तो डेटा लिंक लेयर जो होता है वो हमारा नोड टू नोड कम्युनिकेशन के लिए काफी सही, मतलब नोड टू नोड कम्युनिकेशन कराता है मैक एड्रेस का यूज करके। जो हमारा नेटवर्क लेयर होता है वो IP एड्रेस का यूज करता है जो कि नेटवर्क टू नेटवर्क कम्युनिकेशन कराता है। और जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो हमारा प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन कराता है, जिसको कराने के लिए वो जो है प्रोसेस पोर्ट नंबर का यूज करता है या पोर्ट एड्रेस का यूज करता है, ठीक है। तो हमारा डेटा लिंक लेयर के अंदर हमारा मैक एड्रेस यूज होता है, हमारे नेटवर्क लेयर के अंदर हमारा IP एड्रेस यूज होता है, हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हमारा पोर्ट एड्रेस यूज होता है, ताकि जो भी पर्टिकुलर आपने, क्योंकि आपने मान लो कि गूगल क्रोम से कोई पर्टिकुलर डेटा सेंड करना चाहा, अब यूजर जो पर्टिकुलर सेंडर है वो तो 3 से 4 ऐप्स खोल के बैठा होगा, तो अब बीच में हमको ही डिटेक्ट करना होगा कि कौन से पर्टिकुलर हमने सॉफ्टवेयर को जो भी हमने डेटा भेजा है वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे ही जाना चाहिए, कौन से पर्टिकुलर प्रोसेस पे ही जाना चाहिए। तो उसके लिए हम पोर्ट एड्रेस का यूज करते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो डालता है, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद हमारा सेशन लेयर आता है, प्रेजेंटेशन लेयर आता है, एप्लीकेशन लेयर आता है। ये इतने कुछ खास लेयर होते नहीं, बेसिकली ये हमारे यूजर के एंड से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। मतलब कि जो भी हमारा जो भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू यूजर डेटा भेज रहा है उससे काफ़ी क्लोजली कनेक्ट रहते हैं। तो हमारा प्रॉपर जिस भी सिंटेक्स के अंदर, मतलब यूजर ने तो रैंडमली मान लो कि आपने हाई भेजा, ठीक है, अपने व्हाट्सएप मैसेज पे, लेकिन उसको अब वो हाई एज इट इज नहीं चला जाता, उसके अंदर प्रॉपर फॉर्मेटिंग करी जाती है उसके उस डेटा के साथ, और अलग अलग चीज़ें ऐड करी जाती हैं, तब जाके वो ट्रांसपोर्ट लेयर तक ट्रांसफर करा जाता है इन सारी लेयर से होके गुजर के। सेशन लेयर हो गया, प्रेजेंटेशन लेयर हो गया, एप्लीकेशन लेयर हो गया, तो इनसे गुजर के हमारा नीचे जाके ट्रांसपोर्ट लेयर पे ट्रांसफर होता है। तो ये सारा काम हमारा इन तीनों लेयर का होता है। वैसे मैं ब्रीफली बता भी देता हूँ, जो सेशन लेयर होता है जनरली सेशंस वगैरह, मतलब कनेक्शंस वगैरह क्रिएट करने के लिए या कोऑर्डिनेट करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, या फिर बीच में अगर टर्मिनेट करना है कनेक्शन, तो ये सारा काम हमारा सेशन लेयर का होता है। जो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर होता है उसको हम जनरली सिंटेक्स लेयर बोलते हैं। तो सिंटैक्टिकल जितनी भी चीजें चेक करनी होती है वो प्रेजेंटेशन लेयर हमारा चेक करता है। एप्लीकेशन लेयर, जैसे कि मैंने बोला कि जो भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू हम मैसेज भेज रहे हैं, अगर हम बात करें फेसबुक एक्सेस कर रहे हैं तो उस केस में हम गूगल क्रोम को यूज कर रहे हैं अपने फेसबुक को एक्सेस करने के लिए, तो हमारा गूगल क्रोम जो है वो उसके साथ ही हमारा एप्लीकेशन जस्ट लगा होता है, ताकि हम जो भी मैसेज भेजे अपने ब्राउजर से या अपने एप्लीकेशन से उसको ढंग से फॉर्मेट करके नीचे वाली लेयर्स को प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट में ट्रांसफर करा जाए, ठीक है। तो मैंने सबको ब्रीफ भी कर दिया हर एक लेयर का क्या क्या हमारा काम होता है।
अब हमको बताना है कि क्यों जो है OSI स्टैंडर्ड मॉडल के मतलब OSI मॉडल के स्टैंडर्ड को हम 802.access बोलते हैं। बेसिकली एक्चुअली में जो हमारा OSI मॉडल था ना, वो हमारा फरवरी मंथ में 1980 के अंदर स्टार्ट हुआ था, इसलिए हमने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया 802। 80 जो कि हमारा ईयर रिप्रेजेंट कर रहा है और 2 जो है वो हमारा मंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, बस हमारा इतना सा है। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा ईथरनेट। जनरली ईथरनेट हमारा क्या होता है, बेसिकली ये एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको यूज करके हम अपने जो भी हमारे वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको एक साथ कम्युनिकेट करवा सकते हैं या फिर कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि उनके बीच में डेटा का ट्रांसमिशन हो पाए। ठीक है, जनरली ईथरनेट को बताने की जरूरत भी नहीं है, हमारे घर में जो इंटरनेट कनेक्शन आता है वो ईथरनेट केबल होती है। ठीक है, वो तो हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप को कनेक्ट करती है इंटरनेट से, लेकिन अगर हमको दो कंप्यूटर्स को भी आपस में कनेक्ट करवाना है, अपने प्राइवेट नेटवर्क बनाना है, तो उस केस में भी हम ईथरनेट केबल का यूज करते हैं, ईथरनेट टेक्नोलॉजी का। एनआईसी क्या होता है, इसको हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं। एक्चुअली में यही हमारा सबसे मेन कंपोनेंट होता है हमारे कंप्यूटर को, हमारे नोड को, हमारे फोन या लैपटॉप को किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। अगर हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर एनआईसी या फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अगर नहीं होगा, तो हमारा कंप्यूटर या हमारा जो भी लैपटॉप है वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसी के थ्रू हमारा जो इस वाले कार्ड के थ्रू ही जो है हमारा नेटवर्क जो है वो हमारा कंप्यूटर जो है वो एक नेटवर्क के अंदर आ पाता है। ठीक है, एनआईसी कार्ड जो होता है इसके ऊपर एक एड्रेस हमारा प्रिंटेड होता है, जिसको हम मैक एड्रेस बोलते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, जिसको हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। और ये हर एक कंप्यूटर हो गया या लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, उनके ऊपर यूनिक होता है ये वाला एड्रेस। ठीक है, तो ये एक ऐसा एड्रेस होता है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा एड्रेस होता है जिससे हम किसी भी डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो हमारा मैक एड्रेस होता है, जो कि हमारा एनआईसी या फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर प्रिंटेड होता है। ठीक है, जैसे हमारे ग्राफिक्स वगैरह से रिलेटेड गेम वगैरह खेलने के लिए हमारा ग्राफिक कार्ड होता है, उसी तरीके से एनआईसी हमारे नेटवर्क वगैरह के अंदर कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कार्ड हमारे कंप्यूटर्स के अंदर लगा होता है। राउटर्स क्या होता है, ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर दिया था, लेकिन फिर भी नहीं होता तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि जो राउटर जो होता है वो हमारे दो अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए एक गेटवे हमको चाहिए होता है, ताकि हमारे मैसेज एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जा पाए, और वो गेटवे का काम हमारा राउटर करता है। तो राउटर हमारे दो अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है आपस में। ठीक है, अब हमको बताना है कि हब, स्विच और राउटर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि मैंने बता दिया कि राउटर जो होता है वो हमारे दो अलग अलग नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के काम आता है और उनको मैसेज ट्रांसफर करने के काम होता है, जबकि हब और स्विच जो है वो हमारे एक ऐसे डिवाइस है जो कि सेम नेटवर्क के अंदर दो कंप्यूटर्स या दो नोड्स को अगर ट्रांसफर करना है डेटा एक से दूसरे, तो कर सकता है। मतलब नोड, हब या स्विच जनरली हम एक बिल्डिंग के अंदर लगा सकते हैं, एक कैंपस के अंदर लगा सकते हैं। जनरली इसका जो भी एरिया होता है एक हमारा बहुत ही छोटा होता है, जबकि राउटर जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारा ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्क कर सकता है, मतलब कि अलग दूर दूर के नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता है। तो जनरली मैंने बता दिया कि राउटर क्या काम करता है, हब और स्विच। अब क्योंकि हब और स्विच हमारे दोनों एक ही काम करते हैं, लेकिन हब और स्विच के बीच में भी इंटरनल डिफरेंस होता है। वो क्या होता है वो अगले क्वेश्चन में बताता हूँ कि कैसे स्विच और हब जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। एक्चुअली में हब जो होता है वो हमारा एक ऐसा डिवाइस होता है कि जितने भी पर्टिकुलर कंप्यूटर एक हब से कनेक्ट होते हैं, होता क्या है कि मान लो कि मेरे पास एक हब से 3 से 4 कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो मान लो मेरे को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को मैसेज भेजना है, तो होगा क्या कि मेरा मैसेज हब के पास जाएगा। अब हब क्या करेगा, हब के पास कोई भी मेमोरी नहीं होती। ठीक है, तो हब क्या करेगा, हब के पास जितने भी पर्टिकुलर और कंप्यूटर्स कनेक्टेड है उस हब से, उन सभी को वो मैसेज भेज देगा। और उसके अंदर क्या होगा कि हमने जिस भी पर्टिकुलर कंप्यूटर को वो मैसेज भेज रखा होगा, सिर्फ वही वाला कंप्यूटर उस मैसेज को एक्सेप्ट करेगा, और बाकी के जितने भी कंप्यूटर है वो मैसेज को डिस्कार्ड कर देंगे, वो रिसीव नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने मैसेज के अंदर आईपी एड्रेस वगैरह लिख रखा होगा, मैक एड्रेस वगैरह जो भी लिखा होगा, उसको जिस भी पर्टिकुलर कंप्यूटर को हमको भेजना उसका एड्रेस हमने उसके अंदर मेंशन कर रखा होगा। ठीक है, लेकिन हब क्या करेगा, जितने भी उससे कनेक्टेड है सबको भेज देगा, और उसके बाद वो चेक भी नहीं करेगा कि उसने किसको भेजा है। लेकिन स्विच इससे थोड़ा अलग होता है, स्विच के पास मेमोरी भी होती है, तो वो क्या करता है, वो हमारा एड्रेस के टेबल, मतलब मैक एड्रेस के टेबल को कनेक्ट करके अपने, मतलब स्विच जो होता है अपने पास एक टेबल स्टोर करके रखता है, जो कि हमारा मैक एड्रेस होता है। मतलब कि वो क्या करता है कि एक स्विच जितने भी पर्टिकुलर कंप्यूटर उससे कनेक्ट है उन सबके मैक एड्रेसेस को मैप करके रख लेता है पोर्ट नंबर के साथ, कि उसके स्विच के इस वाले पोर्ट के साथ ये वाला मैक एड्रेस वाला कंप्यूटर कनेक्ट है। तो क्या करता है, उसके पास टेबल रहती है, तो जब भी स्विच के पास कोई भी पर्टिकुलर मैसेज आता है ना, वो उस टेबल के अंदर चेक करता है कि अच्छा इस वाले मैक एड्रेस के लिए मेरे को मैसेज, ये वाला मैसेज जो है वो इस वाले मैक एड्रेस के कंप्यूटर के पास जाना है, तो वो क्या
करेगा, वो देखेगा कि इस वाले मैक एड्रेस का कंप्यूटर किस वाले पोर्ट से कनेक्ट है मेरे अंदर, क्योंकि उसके अंदर एक से ज्यादा पोर्ट्स होते हैं हमारे स्विच के अंदर जो कि काफी सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो क्या करेगा, वो मैसेज को सिर्फ उसी वाले पोर्ट वाले कंप्यूटर को भेजेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा एक्स्ट्रा लोडिंग नहीं पड़ी बाकी कंप्यूटर का, मतलब बाकी कंप्यूटर को मैसेज को डिस्कार्ड करने की जरूरत नहीं पड़ी, उनके पास खामखा का ट्रैफिक नहीं आया जो कि हब की वजह से आ जाता है। ठीक है, तो स्विच जो होता है एक स्मार्ट डिवाइस होता है एज कम्पेरेबल टू हब। ब्राउटर क्या होता है, ब्राउटर जो होता है बेसिकली ब्रिज और राउटर इन दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन होता है। जनरली ब्रिज क्या होता है, हमारा जो राउटर होता है ना, हमारा राउटर क्या करता है कि दो अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, जबकि ब्रिज जो होता है ना, वो अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट तो करता है, लेकिन इस तरीके से कनेक्ट करता है कि एक सिंगल नेटवर्क हमारा की तरह काम करता है हमारा। ठीक है, राउटर जो होता है वो हमारा दो अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, लेकिन ब्रिज भी हमारा वही काम करता है, लेकिन ये दो सेपरेट नेटवर्क्स को इस तरीके से कनेक्ट करता है कि हमको ये ऐसा लगता है कि वो एक ही नेटवर्क जो है, वो एक ही नेटवर्क के अंदर ही हमारा मैसेज वगैरह ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो ब्राउटर क्या होता है, जिसके अंदर ब्रिज और राउटर दोनों के हम स्पेसिफिकेशंस को जब कंबाइन कर देते हैं तो उस तरीके के डिवाइस को हम ब्राउटर कहते हैं। अगला है हमारा राउंड ट्रिप टाइम। बेसिकली राउंड ट्रिप टाइम हमारा कुछ भी नहीं होता, जब भी हमने कोई पर्टिकुलर मैसेज भेजा है सेंडर को, तो सेंडर तक जाने का टाइम प्लस सेंडर के पास वो मैसेज रिसीव हो गया है और उसने एक्नॉलेजमेंट मेरे पास भेज दिया, तो मतलब कि मेरे मैसेज भेजने से लेके मेरे पास उस मैसेज का एक्नॉलेजमेंट रिसीव होने तक का जो टोटल टाइम होता है उसी को हम राउंड ट्रिप टाइम बोलते हैं, या फिर इसको हम राउंड ट्रिप डिले भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा टीसीपी आईपी मॉडल हमको डिफाइन करना है और कितने अलग अलग प्रोटोकॉल जो है हम यूज करते हैं हर लेयर के अंदर, ये भी बताना है। तो टीसीपी आईपी मॉडल जो होता है बेसिकली ये टीसीपी आईपी मॉडल हमारा ओएसआई रेफरेंस मॉडल के आने से पहले एग्जिस्ट करता था, मतलब हमारा जो वर्किंग मॉडल है ना वो हमारा टीसीपी आईपी मॉडल होता है। जो ओएसआई मॉडल होता है वो एक रेफरेंस मॉडल होता है सिर्फ। ठीक है, ये इसका एक एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन नहीं है, जबकि टीसीपी आईपी मॉडल हमारा एक ऐसा मॉडल है जो कि एक्चुअली में इंप्लीमेंटेड है और हमारे कम्युनिकेशन के अंदर इसका यूज करा जाता है। ठीक है, तो टीसीपी की फुल फॉर्म होती है हमारी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी की फुल फॉर्म होती है हमारी इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये हमारा मॉडल है, इसके बारे में अब मैं बता देता हूँ एक बारी आपको। तो बेसिकली कुछ नहीं होता, जो भी मैंने ओएसआई रेफरेंस के अंदर मॉडल के अंदर बताया कि ये बेसिकली जनरली हमको गाइड करता है कि किस तरीके से हमारे डेटा को ट्रांसफर होना चाहिए, किस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन दो एप्लीकेशन को आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए, वो हमारा बताता है। टीसीपी आईपी एक्चुअली इस चीज को इंप्लीमेंट करता है और हमको ये बताता है कि किस तरीके से अगर डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो उसकी पैकेजिंग किस तरीके से होगी, उसको ट्रांसमिट किस तरीके से करना है, डेटा की राउटिंग किस वजह से किस तरीके से होगी, एंड टू एंड कम्युनिकेशन किस तरीके से डेवलप करना है, ये सारा का सारा हमारा टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर आता है। ठीक है, अब टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर हमारे 4 लेयर होते हैं। ओएसआई रेफरेंस मॉडल के अंदर हमारे 7 लेयर होते थे, टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर हमारे सिर्फ 4 लेयर होता है, जिसमें जो ओएसआई रेफरेंस मॉडल के जो आखिरी के 3 लेयर थे, एप्लीकेशन, सेशन और प्रेजेंटेशन, उन तीनों को ही कंबाइन करके एक सिंगल लेयर एप्लीकेशन लेयर जो है हम टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर उसी को करते हैं। उसके बाद उसकी अगली लेयर जो होती है हमारी टीसीपी आईपी मॉडल की वो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। उसकी अगली लेयर को हम इंटरनेट लेयर बोलते हैं, जिसको हम यहाँ पे नेटवर्क लेयर बोलते हैं। ओएसआई रेफरेंस मॉडल के अंदर हम टीसीपी आईपी में उसको इंटरनेट लेयर बोलते हैं, और उसके बाद लास्ट लेयर को हम नेटवर्क इंटरफेस लेयर बोलते हैं। तो 4 लेयर होती है हमारी टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर। सबसे पहली लेयर हमारी होती है एप्लीकेशन लेयर, अगली लेयर होती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर इंटरनेट लेयर और फिर नेटवर्क इंटरफेस लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर के अंदर क्या होता है, जनरली हमारा जो भी मैसेज होता है वो हमारा कन्वर्ट होता है, उसके अंदर सिंटैक्टिकल चीजें जो भी ढंग से अरेंज करने का काम हमारा एप्लीकेशन लेयर का होता है, जिस केस में इस केस में हमारा जो डेटा होता है वो सेगमेंट कहलाता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर के पास हमारा वो डेटा आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर उसके अंदर पोर्ट एड्रेस को ऐड कर देता है ताकि प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन हो पाए, और उसके बाद हमारा जो वो डेटा होता है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे सेगमेंट के फॉर्म में अब कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद वो हमारा नीचे चला जाता है इंटरनेट लेयर के पास। इंटरनेट लेयर हमारा आईपी एड्रेस को ऐड कर देता है, और उसके अंदर इसको आईपी एड्रेस को ऐड करने के बाद डेटा ग्राम्स वगैरह या पैकेट्स के अंदर इसको कन्वर्ट कर देता है, और इस केस में हमारा जो डेटा होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो रखा होता है, जिसके अंदर अभी तक 2 तरीके के एड्रेस ऐड हो चुके होते हैं हमारे पास, एक हमारा पोर्ट एड्रेस और एक हमारा आईपी एड्रेस। फिर उसके बाद हमारा नेटवर्क इंटरफेस लेयर के पास आ जाता है मैसेज, जिसके अंदर हमारा मैक एड्रेस ऐड होता है, जो कि हमारा नोड टू नोड कम्युनिकेशन नोड टू नोड कम्युनिकेशन के लिए जो कि हमारा जरूरी होता है। ठीक है, जो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो हमारा नेटवर्क टू नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए जरूरी होता है। फिर उसके बाद हमारा डेटा जो है वो नीचे जो भी हमारे फिजिकल जो भी मीडियम हम यूज कर रहे हैं, वायर्ड या वायरलेस, उसके थ्रू हमारा मैसेज जो है वो ट्रांसफर होने लग जाता है। ठीक है, अब अलग अलग लेयर्स अलग अलग प्रोटोकॉल्स भी बताता हूँ मैं। एप्लीकेशन लेयर के अंदर यूज होने वाले कुछ प्रोटोकॉल्स हमारे हो गए टेलनेट, एफटीपी,
मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, DNS, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे कुछ यहाँ पे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं। उसके बाद हमारी अगली लेयर होती है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, वहां पे हम TCP यूज करते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। ICMP भी एक प्रोटोकॉल होता है जो कि इसी लेयर पे हमारा होता है। उसके बाद हमारा इंटरनेट लेयर होती है अगली, जिसके अंदर हमारा IP इंटरनेट प्रोटोकॉल आपको पता ही है। उसके बाद हमारी आखिरी लेयर होती है जो कि हमारी, जिसके अंदर हम अलग अलग तरीके की यूज करते हैं। ईथरनेट हो गया, टोकन रिंग हो गया, फ्रेम रिले हो गया, ये सारे हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि आखिरी हमारे अलग अलग लेयर्स में यूज होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा DNS। ठीक है, DNS की फुल फॉर्म क्या होती है? हमारी डोमेन नेम सर्वर। बेसिकली इसको मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ। जो डोमेन नेम सिस्टम होता है, जनरली जब अगर आप फेसबुक की वेबसाइट एक्सेस करते हो, ठीक है, तो आप क्या डालते हो? www.facebook.com। तो एक्चुअली में जो हमारे ये कंप्यूटर्स होते हैं, इनको कोई भी हमारा जो भी हमारी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है वो बिल्कुल समझ नहीं आती। इनको सिर्फ जीरोज या वन समझ आते हैं। ठीक है, तो अब जब हम www.facebook.com डालते हैं तो कंप्यूटर को या ब्राउजर को कैसे पता चलता है कि उसको फेसबुक की वेबसाइट लेके आनी है, जब उसको हमारी ह्यूमन रीडेबल अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज पता ही नहीं होती। तो एक्चुअली में होता क्या है कि हमारा जो ब्राउजर होता है या फिर हमारा जो राउटर होता है, उसको हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आती, लेकिन उसको जो IP एड्रेस होता है वो अच्छे से गेट कर लेता है। ठीक है, तो एक्चुअली में डोमेन नेम सर्वर या डोमेन सिस्टम हमारा एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हम जो हमारे हमारे जो डोमेन नेम्स होते हैं, जितनी भी वेबसाइट्स वगैरह हमारी एग्जिस्ट करती हैं, उसको मैप कर दिया जाता है उस पर्टिकुलर IP एड्रेस के साथ। मतलब बेसिकली अगर मेरे को एड्रेस एक्सेस करना है फेसबुक को, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? फेसबुक के उस सर्वर को एक्सेस करना पड़ेगा जिस सर्वर के अंदर फेसबुक से रिलेटेड फाइल्स पड़ी हैं। ठीक है, या फिर अब मैं ऐसा बोलूं तो मेरे को एक्चुअली में उस सर्वर का IP एड्रेस चाहिए जिस पर्टिकुलर सर्वर के अंदर मेरी फेसबुक की फाइल्स पड़ी है। तो अब मेरे को उस पर्टिकुलर सर्वर का IP एड्रेस मिलेगा कैसे? क्योंकि मेरे को तो सिर्फ ये पता है, डोमेन नेम पता है कि मैं अगर facebook.com डालूंगा गूगल के ऊपर तो मेरे को साइट एक्सेस हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली में होती कैसी है? क्योंकि एक्चुअली में जो हमारा कंप्यूटर वो तो IP एड्रेस के थ्रू ही एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है ना। तो होता क्या है कि हमारे पास एक सिस्टम बना हुआ है जिसको हम डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक डेडिकेटेडली सर्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास मैपिंग टेबल उनके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। दुनिया में जितने भी हमारे पास डोमेन नेम्स अवेलेबल हैं और उन डोमेन नेम से रिलेटेड जो भी उनके सर्वर्स जहां पे भी पड़े हैं, उन सर्वर का IP एड्रेस के साथ मैपिंग हो रखी होती है इन सर्वर्स के अंदर, जो डोमेन नेम सिस्टम वाले सर्वर होते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही हम रिक्वेस्ट डालते हैं www.facebook.com, तो डोमेन नेम सर्वर के पास हमारी रिक्वेस्ट जाती है, डायरेक्टली फेसबुक के पास नहीं जाती। पहले DNS सिस्टम के सर्वर्स के पास हमारी रिक्वेस्ट जाती है। वो सर्वर क्या करता है? अपने डेटाबेस के अंदर चेक करता है कि क्या इस पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड कोई IP एड्रेस की एंट्री है मेरे अंदर। वो देखता है हाँ है, तो उस वाले पर्टिकुलर IP एड्रेस को रिटर्न कर देता है हमारे ब्राउजर के पास। फिर हमारे ब्राउजर से उस IP एड्रेस के ऊपर वापस से रिक्वेस्ट जाती है जो कि फेसबुक के सर्वर का IP एड्रेस होता है। फिर वहां पे जैसी रिक्वेस्ट जाती है उसका सर्वर देखता है हाँ हमारे पास रिक्वेस्ट आई है, और वो हमको फेसबुक की फाइल्स को हमारे को ट्रांसफर कर देता है। फिर हमारा ब्राउजर जो है उसको पार्स करके हमारे को फेसबुक एक्सेस करने दे देता है। तो ये होता है हमारा DNS के अंदर। ठीक है, और ऐसा करा क्यों जाता है? क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड जो है वो नंबर्स को इतनी जल्दी याद नहीं रख पाता जितना कि वर्ड्स वगैरह को याद रख लेता। आप खुद ही देख लो कि अगर मैं आपको बताऊं कि किसी पर्टिकुलर गूगल का IP एड्रेस कुछ समथिंग है, मैं आपसे वही एक हफ्ते बाद पूछूंगा तो आप भूल जाओगे। लेकिन अगर मैंने आपको बोला कि google.com एक वेबसाइट है, तो वो आपको काफी लंबे समय तक याद रहेगी। तो ह्यूमन के नीड के हिसाब से उसको इसके लिए आसान बनाने के लिए हमने ये तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमको स्टैटिक IP और डायनेमिक IP बतानी है। तो स्टैटिक IP बेसिकली क्या होता है कि IP एड्रेस आपको पता है कि जैसे कि जब भी हम एक नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो हमारे कंप्यूटर या हमारे सिस्टम को IP एड्रेस असाइन होता है। ठीक है, तो जनरली जो IP एड्रेस हम खुद जो मैनुअली अगर हम असाइन करते हैं तो हम उसको स्टैटिक IP बोलते हैं। और अगर हमारा डायनेमिकली IP एड्रेसेस हमारे असाइन हो रहे हैं तो उसको हम डायनेमिक IP बोलते हैं, जो कि जिस भी पर्टिकुलर ISP से हमने अपना इंटरनेट कनेक्ट कर रखा है, जिस भी नेटवर्क के अंदर है, वो ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है हमारे सिस्टम्स को IP एड्रेस। ठीक है, DHCP वगैरह के थ्रू जो है वो हमारा ये डायनेमिक IP असाइन होती है। ठीक है, अब हमको बताने की IP की क्लासेस क्या होती हैं और कैसे हम IP की क्लासेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमको कोई भी IP एड्रेस हमको गिवन है तो। ठीक है, बेसिकली IP क्लासेस क्या होती है कि जितने भी हमारे टोटल, जनरली मैं बताता हूँ कि IP एड्रेस हमारे दो तरीके के होते हैं। एक IPv4 एड्रेस होता है, ठीक है, और एक हमारा IPv6 एड्रेस होता है। जो IPv4 एड्रेस होता है वो हमारा 32 बिट का होता है, और जो IPv6 एड्रेस होता है वो हमारा 128 बिट्स का होता है। ठीक है, तो जितनी भी हमारी ये IP एड्रेसेस एग्जिस्ट करती है हमारी वर्ल्ड के अंदर, उनको हमने कुछ सर्टेन क्लासेस के अंदर डिवाइड कर रखा है, जिसके अंदर कुछ सर्टेन लिस्ट ऑफ हमारे जो IP एड्रेस है वो क्लास A से बिलोंग करते हैं। कुछ सर्टेन रेंज की जो IP एड्रेस है वो हमारे क्लास B से डिपेंड करते हैं। कुछ सर्टेन रेंज के IP एड्रेस जो हमारे क्लास C से, सिमिलरली क्लास D से हमारे रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
तो अगर हमको कोई भी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, हमको कोई भी किसी बंदे ने कहा कि मेरे को बताना है कि ये वाला जो आईपी एड्रेस मेरे को अगर क्वेश्चन के अंदर दे दिया तो मेरे को कैसे बताना है, तो मैं इसी टेबल के अंदर की रेंज को चेक कर लूंगा कि कौन से पर्टिकुलर रेंज से लेकर कौन से पर्टिकुलर रेंज तक मेरा आईपी एड्रेस के अंदर ये जो भी मेरे को प्रोवाइडेड है वो आईपी एड्रेस लाई कर रहा है, तो मैं बता दूंगा कि इस पर्टिकुलर क्लास का ये आईपी एड्रेस है। ठीक है। और उसके बाद मेरे को अगला क्वेश्चन है जो कि मेरा आईपी कन्फिग या आईवीएफ कन्फिग के अंदर बताना। जनरली आईपी कन्फिग हमारा वो टर्मिनल का कमांड होता है जो कि हम यूज करते हैं विंडोज के अंदर आईपी एड्रेस वगैरह को चेक करने के लिए, जो भी हमारे सिस्टम से रिलेटेड होता है। ये हमारी सीएमडी की कमांड होती है। आप सीएमडी के ऊपर आईपी कन्फिग लिखोगे तो आईपी एड्रेसेस से रिलेटेड या फिर इंटरनेट नेटवर्क से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपकी आ जाएगी। अगर आपको यही सेम चीज आपको मैक के अंदर या फिर आपको लिनक्स के अंदर करनी है तो आईपी की जगह आईएफ कन्फिग हमारी कमांड होती है जिसका यूज होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा टीसीपी और यूडीपी, ये और थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं जो कि मैं अगले पार्ट में बनाऊंगा। वो अगला पार्ट थोड़ा सा छोटा ही रखूंगा क्योंकि मेन क्वेश्चन जो अभी तक थे वो पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर कवर हो चुके हैं। जितने भी मेन क्वेश्चन आपके बन सकते हैं या एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वो इन्हीं सब में से पूछ सकता है। बस 1-2 क्वेश्चन और रह गए जो कि मैं पार्ट 3 के अंदर कवर कर दूंगा। वो ज्यादा लंबा नहीं होगा, हमारा छोटा सा ही पार्ट होगा, उसके अंदर मैं बाकी के बच्चों क्वेश्चन जो है डिस्कस कर दूंगा। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ क्योंकि एक्सटर्नल एग्जामिनर पास आ रहे हैं, प्लस इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।